आपने अक्सर इमरान खान को अपनी तकरीरों में कमोडिटी सुपरसाइकिल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए सुना होगा। आखिर कमोडिटी सुपरसाइकिल क्या चीज़ है और क्या इसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगियों में बहुत तेज़ महंगाई देखने वाले हैं? कमोडिटी सुपरसाइकिल को जानने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर कमोडिटी होती क्या है। आसान अल्फाज में कमोडिटी हर उस चीज़ को कहते हैं जो एक फिनिश प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में इस्तेमाल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घरों में जो गैस आती है, आपकी गाड़ियों में जो ईंधन डलता है, जो पेट्रोल डलता है, वो ज़मीन से ऐसे ही निकल के नहीं आप तक पहुंचता। उनको मैन्युफैक्चर करने में, उनको फिनिश गुड्स में तब्दील करने में कमोडिटीज़ का इस्तेमाल होता है। गैस जो आपके घरों तक चूल्हे में पहुंचती है, उसको मैन्युफैक्चर करने में जिस कमोडिटी का इस्तेमाल होता है उसको नेचुरल गैस कहते हैं। इसी तरह आपकी गाड़ियों में जो पेट्रोल डलता है, उस पेट्रोल को मैन्युफैक्चर करने में जो कमोडिटी इस्तेमाल होती है उसको हम खाम तेल कहते हैं। अब कमोडिटी तो हम जान गए आखिर कमोडिटी क्या होता है। अब वीडियो के अगले हिस्से में बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ कमोडिटी सुपर साइकिल। एरिक नॉरलैंड की एक डेफिनेशन आपके सामने है, जिसके मुताबिक for a commodity's rise to become a super cycle, it should meet three criteria, says Eric Norland. The trend should be broad-based, meaning it should include the majority of major commodities. It should have a duration of 5 or more years. And finally, the price rise should be supersized as in a tripling or more. यानी कि एरिक नॉरलैंड साहब अपनी इस डेफिनेशन में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप कमोडिटीज़ के प्राइस इंक्रीज़ को एक कमोडिटी सुपर साइकिल की डेफिनेशन देना चाहते हैं, यानी आप कहना चाहते हैं कि ये जो कीमतें बढ़ रही हैं ये कमोडिटी सुपर साइकिल है, तो उसके लिए चंद शराइत का पूरा होना ज़रूरी है। जिनमें से चंद शराइत ये हैं कि जो प्राइस इंक्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा हो, यानी मामूली सा ना हो, मे बी 100% 200% तक भी प्राइस इंक्रीज़ हो। पास्ट में तो इससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं। सेकंड कंडीशन एरिक साहब ये रखते हैं कि जो प्राइस इंक्रीज़ है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ना हो, वो एक स्मॉल टाइम पीरियड के लिए ना हो, वो एक प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हो। ये नहीं कि एक कुछ महीने, 1 महीने, 2 महीने, उसको चंद सालों के लिए होना चाहिए। लाइक मे बी 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, इवन अप टू 30 ईयर्स भी ये जा सकता है। वैसे तो चीज़ों की कीमतों का तयन सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हैं, लेकिन एक कमोडिटी की प्राइस का तयन क्या सप्लाई एंड डिमांड ही करती है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसके पीछे मल्टीट्यूड ऑफ रीजंस हैं, यानी एक नहीं कई रीजंस होते हैं इसके पीछे। कमोडिटी सुपर साइकिल आखिर क्यों आता है, ये जानने के लिए हमें तारीख में वापस जाना पड़ेगा। पिछले 120 सालों में सिर्फ 4 कमोडिटी सुपर साइकिल दुनिया में आए हैं। पहला कमोडिटी सुपर साइकिल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका में आया था। ये कमोडिटी सुपर साइकिल क्यों आया वजूद में? क्योंकि अमेरिका एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस से गुज़र रहा था, यानी उसके मुल्क में सनतें लग रही थी, उसकी सोसाइटी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। उन सनतों को लगाने में, अपने माशरे को बिल्ड करने में उसे बहुत से कमोडिटीज़ की ज़रूरत पड़ी, बहुत सी धातुओं की ज़रूरत पड़ी, जिनमें कॉपर, आयरन ओर, एल्युमिनियम, मेटल और बहुत सी कमोडिटीज़ शामिल हैं। अब ये कमोडिटीज़ उसको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ती थी। बिल्कुल वो ख़ुद भी इनको बनाता था, लेकिन वो इतनी नहीं थी कि वो इससे अपनी डिमांड पूरी कर सके, लिहाजा उसको पूरी दुनिया से कमोडिटीज़ इंपोर्ट करना पड़ी। तो हुआ कि आखिर सप्लाई और डिमांड का बैलेंस आउट हो गया, डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम। ऐसे में जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं, और वही हुआ। अमेरिका की डिमांड की वजह से दुनिया में कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ गई और पहला कमोडिटी सुपर साइकिल दुनिया में स्टार्ट हो गया। जो आपका सेकंड कमोडिटी सुपर साइकिल था वो उस वक्त स्टार्ट हुआ जब दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 में जाने की तैयारी कर रही थी। अब चूँकि सारों ने ही आपस में लड़ना था, लिहाजा सारों को हथियारों की ज़रूरत थी, तो सारों ने बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करना शुरू की। जो ख़ुद उनको ज़मीन से निकाल सकते थे उन्होंने निकाला,
इस तरह दुनिया में कमोडिटीज़ की डिमांड बहुत तेज़ हो गई, जिसमें आयरन और कॉपर, मेटल और बहुत सी धातें शामिल हैं। इस डिमांड की वजह से प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर जाना शुरू हो गई। टॉप दैट अप विद द फैक्ट दैट जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई तो उसके बाद रिकन्स्ट्रक्शन की एफर्ट स्टार्ट हो गई, स्पेशली जर्मनी एंड जापान में। ये दो मुल्क जो थे, इन्होंने बहुत तेज़ी से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अपनी डेवलपमेंट शुरू की, सोसाइटल डेवलपमेंट शुरू की, अपनी सोसाइटी को खड़ा करना शुरू किया, इंडस्ट्रीज दोबारा से लगाना शुरू की। इस सब के लिए इनको दोबारा से कमोडिटीज़ की ज़रूरत पड़ी, जिसमें कॉपर, मेटल्स, आयरन और सब कुछ शामिल था। अब ये सब कुछ जब उन्होंने इंपोर्ट किया तो दोबारा से डिमांड अप हो गई, लिहाजा प्राइसेस पहले ही इतनी तेज़ थी और अब वो मज़ीद तेज़ हो गई। यानी सेकंड कमोडिटी सुपर साइकिल के पीछे जो वजूहात थी, उसके पीछे एक तो वर्ल्ड वॉर 2 थी कि जब सारे नेशंस ने आपस में लड़ना था, उन सारों ने कमोडिटीज़ इंपोर्ट की, और दूसरी वजह ये एक थी कि जब जंग ख़त्म हो गई तो सारों ने अपने आप को रीबिल्ड करना था, स्पेशली जर्मनी एंड जापान। तो इन दो फैक्टर्स की वजह से सेकंड कमोडिटी सुपर साइकिल स्टार्ट हो गया। यानी कि जो डिमांड थी वो सप्लाई को आउटपेस कर गई। डिमांड बहुत ज़्यादा थी लेकिन उतनी सप्लाई मौजूद नहीं थी, तो प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर गई और ये कई सालों तक ऊपर जाती रही। अब आ जाते हैं थर्ड कमोडिटी सुपर साइकिल पे। जो थर्ड कमोडिटी सुपर साइकिल है वो 1960 यानी 1960s में जाकर स्टार्ट हुआ। ये उस वक्त स्टार्ट हुआ जब यूरोप और जापान री इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे, यानी वो अपने मुल्कों में सनतों को दोबारा से आबाद कर रहे थे। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब सनतें आपको आबाद करनी होती हैं, आपको धातुओं की ज़रूरत होती है, आपको कमोडिटीज़ की ज़रूरत होती है, और ये कमोडिटीज़ बहुत कम मुल्क होते हैं जो इसमें ख़ुद कफ़ील होते हैं। आपको बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट करना पड़ती हैं। वही हुआ, यूरोप और जापान ने बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट करना शुरू की बहुत तेज़ी से, और सप्लाई डिमांड का बैलेंस आउट हो गया, यानी कि डिमांड यहाँ और सप्लाई यहाँ। तो एज़ वी नो, ऐसी सिचुएशन में प्राइसेस शूट कर जाती हैं। इसके साथ साथ जल्दी पर जिसने तेल छिड़कने का काम किया, यानी कि पहले कीमतें इतनी ऊपर थी, उसको और ऊपर लेकर जाने में जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया वो था अरब इज़राइली वॉर। ये जो आपकी जंग थी ये 1973 में आई थिंक स्टार्ट हुई थी। 1973 में एक ऑयल क्राइसिस स्टार्ट हुआ था। ये उस वक्त हुआ जब अरब इज़राइली वॉर हो रही थी, और सऊदी अरेबिया जो ओपेक को लीड कर रहा था, विच इज़ नोन एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, उसने इज़राइल पे एम्बार्गो लगा दिया, ऑयल एम्बार्गो। यानी कि जो मुल्क यौम किपुर वॉर वो होती है जो अरब और इज़राइलीज़ में हुई थी, उस जंग के दौरान इज़राइल की हेल्प करते रहे हैं, किसी भी सूरत में उसको हथियार देते रहे हैं, पैसे देते रहे हैं, कुछ भी देते रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने उन मुल्कों पे ऑयल एम्बार्गो लगा दिया। उसने कहा इन मुल्कों को मैं तेल नहीं दूंगा। तो अब इससे हुआ क्या, मार्केट में ऑयल की सप्लाई कम हो गई। डिमांड तो वहीं की वहीं थी, सप्लाई कम हो गई, तो अब फिर इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। लिहाजा जो प्राइसेस पहले ही इतनी ऊपर थी वो मज़ीद ऊपर चली गई, और यूँ आपका थर्ड कमोडिटी सुपर साइकिल स्टार्ट हो गया। जो फोर्थ कमोडिटी सुपर साइकिल है, यानी इन आखिरी 120 सालों का लास्ट कमोडिटी सुपर साइकिल है, वो आया सन 2000 के स्टार्ट में। और इसके आने की वजह जो थी, ब्रिक्स कंट्रीज़ की ग्रोथ थी। ब्रिक्स कंट्रीज़ में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका शुमार होते हैं। इन तमाम ममालिक, लेकिन स्पेशली चाइना ने बहुत तेज़ी से इकोनॉमिकली ग्रो किया। तो जब ये ममालिक ग्रो हुए, इनको अपनी सोसाइटीज़ को बिल्ड करना था, उनको फिर से धातुओं की ज़रूरत पड़ी, कमोडिटीज़ की ज़रूरत पड़ी। इन सब ने मिल के जब वो कमोडिटीज़ इंपोर्ट की, तो फिर वही आपका हो गया, डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस आउट हो गया। यानी डिमांड बहुत ज़्यादा थी लेकिन सप्लाई उस तरह जो प्रोड्यूसर्स थे वो पूरी नहीं कर सके। तो एज़ वी नो कि जब डिमांड सप्लाई को ओवरशूट करती है तो प्राइसेस अप चली जाती हैं। इसके साथ साथ जब इन मुल्कों में
इकोनॉमिक डेवलपमेंट आई तो इन लोगों के लोग पॉवर्टी से अपलिफ्ट हुए। इन लोगों के कंट्रीज़ में जो मिडिल क्लास थी उसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो जब आपकी इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव होती है तो लोग अच्छी खुराक खाते हैं, और वही हुआ। इन ममालिक के लोगों ने अच्छी खुराकें खाना शुरू कर दी, स्पेशली प्रोटीन बेस्ड डाइट्स। वो प्रोटीन बेस्ड डाइट्स इनके अपने ममालिक पूरी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने इसको फोर्सी नहीं किया था, उन्होंने उसके लिहाज से फार्मिंग नहीं की हुई थी, तो लिहाजा उनको वो सब डाइट्स खाने पीने की चीज़ें इंपोर्ट करना पड़ी। अब जब वो इंपोर्ट करना पड़ी तो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ की प्राइसेस भी ऊपर जाना शुरू हो गई। तो इस तरह जो अक्रॉस द बोर्ड कमोडिटीज़ हैं वो सब की प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो गई इन 4 कंट्रीज़ की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की वजह से। आपको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि कमोडिटीज़ की प्राइसेस कितनी तेज़ी से बढ़ी थी फोर्थ सुपर साइकिल में, जो 2000 के बाद स्टार्ट हुआ। जो 1990s था उसमें जो कॉपर की प्राइस थी वो लगभग $2000 पर टन के आसपास रहती थी। लेकिन जैसे ये फोर्थ सुपर साइकिल शुरू हुआ तो आपको कॉपर $10,000 यानी $10,000 पर टन पर भी दस्तयाब नहीं था मार्केट में। इसी तरह जो ऑयल था वो 1990s में $20 पर बैरल इंटरनेशनल मार्केट में दस्तयाब होता था, बट फोर्थ सुपर साइकिल के बाद ये आपको $140 पर बैरल पर मार्केट में दस्तयाब। इस ग्राफ में जैसा कि आप देख सकते हैं ये ब्रेंट क्रूड ऑयल की स्पॉट प्राइसेस हैं, आसान अल्फाज में ये खाम तेल की इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2005 से पहले पहले ये ग्राफ आई थिंक जा रहा है प्रॉबली 2000 तक जा रहा है। 2000 यानी सन 2000 के स्टार्ट में ब्रेंट क्रूड ऑयल खाम तेल की कीमतें लगभग $20 पर बैरल थी, जैसा मैं आपको अभी पहले बता चुका हूँ। लेकिन जैसे ही इन 4 कंट्रीज़ का बूम आया, इकोनॉमिक ग्रोथ आई, तो लगभग 2008 के आसपास ये कीमतें $140 पर बैरल को टच कर गई। लेकिन 2015 के बाद ये कीमतें कूल डाउन होना शुरू हो गई जब चाइना ने अपने मुल्क में मॉनिटरी एंड फिस्कल टाइटनिंग शुरू कर दी थी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे किसी कंट्री की ग्रोथ जो होती है उसके इंसानों का लाइफस्टाइल चेंज करती है, और इस तरह कमोडिटीज़ की प्राइसेस बहुत तेज़ होती हैं और कमोडिटी सुपर साइकिल इनिशिएट हो जाता है। आपके सामने इस वक्त मैंने एक ग्राफ ओपन किया हुआ है। ये इन गोल्ड वी ट्रस्ट रिपोर्ट से लिया गया ये ग्राफ। इसमें तमाम 4 कमोडिटी सुपर साइकिल्स की बड़ी अच्छी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है, लेकिन मैं आपकी तवज्जो लाना चाहता हूँ द फोर्थ कमोडिटी सुपर साइकिल की तरफ। अगर आप सन 2000 की तरफ आएँ यानी द ईयर 2000, तो वहाँ पे आप देखें कि कीमतें कितनी तेज़ी से ऊपर जा रही हैं, और 2015 में ये कीमतें पीक हुई और फिर ये नीचे जाना शुरू हो गई। जैसा कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि चाइना ब्रिक्स कंट्रीज़, स्पेशली चाइना को जो बूम था वो 2000 में शुरू हुआ, तो ये कीमतें ऊपर गई और 2015 के बाद ये नीचे आना शुरू हो गई। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम 5th कमोडिटी सुपर साइकिल में एंटर हो चुके हैं? क्या तारीख अपने आप को रिपीट करने जा रही है? वर्ल्ड बैंक का जो 2021 यानी 2021 का जो डेटा रिलीज़ हुआ था उसके मुताबिक मेटल प्राइसेस जो थी वो सिर्फ 2021 में 48% उनकी प्राइसेस में इंक्रीज़ आया। नेचुरल गैस और कोल की प्राइसेस भी रिकॉर्ड हाइज पे गई, जबकि नेचुरल गैस जो थी वो 69% और कोल प्राइसेस जो थी वो 44% इंक्रीज़ हुई, और इसी के साथ साथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो थी वो 22% इंक्रीज़ हुई। तो क्या ये चीज़ें साबित करती हैं कि हम 5th सुपर साइकिल में दाखिल हो चुके हैं? इसके पीछे मल्टीट्यूड ऑफ रीजंस हैं, बहुत सी वजूहत हैं। जो मैंने रिसर्च की, मुझे कुछ पॉइंट्स मिले हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैं क्यों समझता हूँ कि हम एक 5th सुपर साइकिल में दाखिल हो चुके हैं, या हम शायद उसके मिडिल तक भी आ चुके हैं। जो पहली रीज़न है जो मुझे कन्विंस कर रही है कि हम एक 5th कमोडिटी सुपर साइकिल में एंटर हो चुके हैं, वो है एनर्जी ट्रांजिशन। आपके सामने स्क्रीन पर 2 ग्राफ्स इस वक्त ओपन है। लेफ़्ट साइड पे जो ग्राफ है वो आपको दिखा रहा है कि 2017 से लेके 2030 तक कॉपर की डिमांड में, स्पेशली वो वाला कॉपर जो EVs यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल होगा, उसमें कितना फ़र्क आने वाला है। यानी इस वक्त हम 2023 में हैं, तो आप 2023 और 2030
में कॉपर की डिमांड का एक फ़र्क देख लें। इसके साथ राइट पे जो ग्राफ है वो आपको दिखा रहा है कि जो रिन्यूएबल्स के बाकी सेक्टर्स हैं, जैसे विंड एनर्जी हो गई, हाइड्रो हो गई, एक्सेट्रा सब कुछ, उसमें कॉपर की जो डिमांड होगी उसमें कितनी तेज़ी आने वाली है। जो ग्रीन ग्राफ है वो आपको दिखा रहा है कि 2030 तक इन कॉपर की डिमांड इन सेक्टर्स में कहाँ पर होगी, और जो ब्लू है वो दिखा रहा है कि 2020 में कहाँ थी। यानी यहाँ से ज़ाहिर हो रहा है कि आने वाले वक्त में कॉपर की डिमांड बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाने वाली है। कॉपर को डॉक्टर कॉपर भी कहा जाता है और इसको इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर भी माना जाता है। मैं आगे आने वाले व्लॉग में इसको एक्सप्लेन करूँगा। अब अपने नेक्स्ट रीज़न पर आने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा। आपके सामने स्क्रीन पर एक ग्राफ मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसमें जेम्स ल्यूक साहब हैं, इनका एक बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू मैं शेयर करना चाहूँगा। अब देखें, जो कमोडिटीज़ होती हैं उसमें ऑयल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऑयल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। पिछले तमाम कमोडिटी सुपर साइकिल्स में तमाम कमोडिटीज़ के साथ साथ तेल की कीमतें भी बहुत तेज़ी से ऊपर गई हैं, लेकिन आने वाला एक प्रॉबेबल कमोडिटी सुपर साइकिल जो है, इसमें शायद तेल की कीमतें ऊपर ना जाए। वजह यह है कि हम एक रिन्यूएबल एनर्जी के दौर में दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि अब तक जो ऑयल बेस्ड मोटर व्हीकल्स थी, इंडस्ट्रीज़ थी, उन्होंने फ़िज़ा में बहुत आलूदगी क्रिएट की है। तो यही वजह है कि हमें रिन्यूएबल्स की तरफ जाना पड़ रहा है ताकि हम एक साफ़ आबो हवा में जी सकें। तो ये वजह हो सकती है कि तमाम जो रिन्यूएबल्स हैं तमाम जो कमोडिटीज़ हैं, जिसमें कॉपर, आयरन और गोल्ड, सिल्वर, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, इनकी कीमतें ऊपर जाएं, लेकिन शायद ऑयल इसमें पीछे रह जाए, शायद ऑयल की कीमतें ऊपर ना जाएं। जो सेकंड रीज़न है जिसने मुझे कन्विंस किया फिफ्थ कमोडिटी सुपर साइकिल पे, वो ये है कि जो चाइना की अर्बन मिडिल क्लास है वो बहुत तेज़ी से उसमें इजाफा हो रहा है। उनके लोग पॉवर्टी से अपलिफ्ट हो रहे हैं और मिडिल क्लास में उनका शुमार होता जा रहा है। अब उन लोगों को खाना पीना तो है, और चाइना के पास इतना एरेबल लैंड नहीं है, यानी इतना काश्त के काबिल लैंड नहीं है कि वो अपने लोगों की खाने पीने की ज़रूरियात ख़ुद से पूरी कर सके। लिहाजा उसको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बाहर से इंपोर्ट करना पड़ती हैं। एक रीज़न तो ये हो गई कि इसकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सेकंड रीज़न ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर। अब यूक्रेन जो है उसको यूरोप का अनाज घर कहा जाता था, यानी द फूड बास्केट ऑफ यूरोप। यहाँ से वीट उगती थी और पूरे यूरोप को सप्लाई की जाती थी। अब सिंस रशिया ने यूक्रेन का ब्लॉकेड कर दिया है या उधर जंग चल रही है, उसकी वजह से यूक्रेन उस तरह अपनी फसलें नहीं उगा पा रहा और यूरोप को उस तरह सप्लाई वसूल नहीं हो रही। ये जो एक सप्लाई डिमांड का गैप क्रिएट हो गया, यूरोप को कहीं से तो पूरा करना है, उसको अपने लोगों को खिलाना है, लिहाजा वो कहीं और से ख़रीदारी कर रहा है। इसी तरह जो आपकी एग्जिस्टिंग सप्लाई थी उस पर प्रेशर पड़ गया। अब सप्लाई उस तरह नहीं रही, चाइना भी ज़्यादा मांग रहा है, यूक्रेन की सप्लाई ख़त्म हो गई, तो अब सप्लाई कम हो गई, डिमांड जो है वो ज़्यादा हो गई। तो अब जो है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जो है इनकी कीमतें, मेरा मानना ये है कि बड़ी तेज़ी से ऊपर जाएंगी, और मे बी यही रीज़न है कि आपके यहाँ खाने पीने की अशिया की कीमतों में क्यों इजाफा हो रहा है। जो नेक्स्ट रीज़न मुझे कन्विंस करता है ऑन दी फिफ्थ कमोडिटी सुपर साइकिल, वो है अंडर इन्वेस्टमेंट इन द पास्ट। आपके सामने मैंने रॉयटर्स का एक आर्टिकल ओपन किया हुआ है। इसके मुताबिक years of underinvestment in mining of metals essential to energy transition, supply shocks and high energy prices will continue to drive commodity prices higher. अगले पैराग्राफ में कहते हैं कि combined with COVID related logistical issues and demand for transparency on sustainability, these factors have brought together all the ingredients for a perfect storm in commodity markets. आसान अल्फाज में ये कहना चाह रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के दौर में दाखिल होने के लिए जिस किस्म की इन्वेस्टमेंट की हमें ज़रूरत थी वो नहीं हुई। यानी कि अभी जो दौर आ रहा है वो रिन्यूएबल एनर्जी का है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौर है, सोलर पैनल्स का दौर है, विंड एनर्जी का दौर है। इन सब में जो कमोडिटीज़ इस्तेमाल होनी थी उसमें पास्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं की गई, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि आने वाले वक्तों में हम एक रिन्यूएबल एनर्जी के दौर में दाखिल हो जाएंगे, लिहाजा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। कॉन्सिक्वेंटली इन उसकी कमोडिटीज़ की जो सप्लाई है वो वहीं की वहीं खड़ी है। लेकिन अब वो वक्त आ पहुंचा है,
अब हम बड़ी तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी के दौर में ट्रांजिशन कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास उस तरह सप्लाई मौजूद नहीं है। कॉपर की सप्लाई नहीं मौजूद। हमारे पास रिन्यूएबल में एक एलिमेंट यूज़ होता है, सॉरी कमोडिटी यूज़ होती है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, उसकी सप्लाई हमारे पास उस तरह मौजूद नहीं है क्योंकि पहले इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। लिहाजा अगेन सप्लाई एंड डिमांड का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। सप्लाई यहाँ है लेकिन नए एरा में दाखिल होने की वजह से डिमांड यहाँ चली गई है। सप्लाई डिमांड का बैलेंस आउट हो गया तो प्राइसेस आपकी ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। जो लास्ट रीज़न है जो मुझे कन्विंस करता है ऑन द फिफ्थ कमोडिटी सुपर साइकिल, वो है द डेथ ऑफ द यूएस डॉलर। यानी कि यूएस डॉलर जो है वो आने वाले वक्तों में शायद अपनी मौत खुद मर जाए, वो दुनिया में एक रिज़र्व करेंसी का स्टेटस खो दे। शायद आपको उस आने वाले वक्तों में ऑयल भी जो है उसके लिए डॉलर्स दरकार शायद ना हो। इसके पीछे मल्टीट्यूड ऑफ रीजंस हैं, ये फिर किसी व्लॉग में डिस्कस करेंगे। लेकिन द क्रक्स इज़ कि जब डॉलर वीक हो जाता है तो आपकी कमोडिटीज़ महंगी हो जाती हैं। ज़ाहिरी सी बात है, इंटरनेशनल मार्केट में जितनी भी कमोडिटीज़ हैं वो प्राइस तो आखिरकार डॉलर में ही होती है ना। आप इतने डॉलर देंगे तो आपको तेल मिलेगा, वहाँ पे रुपया तो नहीं चलता ना। लिहाजा जब वीक होगा डॉलर तो आपकी कमोडिटीज़ ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएंगी। अब वीडियो के लास्ट पार्ट में आते हैं, यानी कि इस प्रोबेबल फिफ्थ कमोडिटी सुपर साइकिल से आप किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये हरगिज़ इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ मेरी राय है, ये सिर्फ मेरी नॉलेज और मेरी रिसर्च का एक निचोड़ है जिस पे मैं ख़ुद तो अमल कर रहा हूँ। आप अगर इस पे अमल करना चाहें तो अपनी ड्यू डिलिजेंस ज़रूर पूरी कीजिएगा। देखें, कमोडिटी सुपर साइकिल का मतलब तो आप जान गए कि कमोडिटीज़ की प्राइसेस ऊपर जाएंगी। अगर वाकई ऐसा होना है तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम फॉर एंट्री कि आप कमोडिटीज़ ख़रीद लें। अब आप डायरेक्ट जाके कॉपर तो नहीं ख़रीद सकते ना, इसका तरीका ये होता है कि आप ETFs ख़रीदें, स्पेसिफ़िकली कमोडिटी फोकस्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ख़रीदें, या आप डायरेक्टली जाके उन कंपनीज़ के शेयर्स ख़रीदें जिनका कमोडिटीज़ से बराह रास्त ताल्लुक़ है। एक चीज़ का मशवरा मैं आपको ज़रूर दे सकता हूँ जहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और जिसका आपको गारंटीड रिज़ल्ट मिलेगा। What is the most valuable commodity? The most valuable commodity is your knowledge. पहले के दौर में डेटा इतनी ईजीली अवेलेबल नहीं था। जो बड़े बड़े कमोडिटी प्लेयर्स होते थे, जो बिज़नेस की दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स होते थे, डेटा सिर्फ उनके पास मौजूद होता था, वो आपस में शेयर करके दे यूज़ टू मेक ह्यूज प्रॉफिट्स। लेकिन अब वक्त बदल गया है, अब डेटा इज़ डेमोक्रेटाइज्ड। ऑल यू नीड इज़ अ स्क्रीन। आपको सिर्फ एक स्क्रीन चाहिए, आप अपनी रिसर्च करें और यू कैन ईज़िली नेविगेट योर वे अराउंड। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आप समझें कि इकोनॉमी कैसे काम करती है। मैं बार बार एक ही चीज़ पे एम्फोसाइज़ करता हूँ कि ये चीज़ कभी भी आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं समझा सकेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।